नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रतिदिन इस चैनल के माध्यम से एक प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जाता है लेखपाल परीक्षा के लिए, जिसमें आज ये 13वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम कुल 25 प्रश्न सॉल्व करेंगे हिंदी के, जो कि लेखपाल परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और काफ़ी उपयोगी होंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग इसको जरूर सॉल्व करें और अच्छे से सॉल्व करके प्लीज़ जो भी आंसर आपको पता है उसको कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। और इस प्रश्न में कोई भी दिक्कत होती है या कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे कि इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, वो मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो लोग भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? विनम्र विशेषण है। विनम्र कौन सा विशेषण है, इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास दोष बोधक, गुण बोधक, काल बोधक या सार्वनामिक। तो विनम्र क्या है? विनम्रता एक गुण होता है, इसलिए ये एक गुण बोधक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। विनम्र एक गुण है किसी आदमी का, व्यक्ति का। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्रिया से बना विशेषण कौन सा है? उसमें पहचानना है कि क्रिया से बना विशेषण कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास दैविक, भौतिक, तैराक और मौखिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अगर आप जानते होंगे, तैराक जो है, तैरना क्या है? एक क्रिया है, ठीक है। तो तैरना से बना है तैराक, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ये एक क्रिया से बना हुआ विशेषण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है? इसमें निशीथ का अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके पास निशा में स्थिर रहना, चंद्रमा, भान, आधी रात। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आधी रात जो होगा निशीथ का अर्थ होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ बताना है। सब्ज बाग दिखाना, ऑप्शन है आपके पास हिम्मत बंधाना, धोखा देना, हरे भरे उद्यानों की सैर करना या झूठे वायदे करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, झूठे वायदे करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी। इस मुहावरे का अर्थ बताना है, इसका अर्थ क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास गुस्से से भर जाना, शर्मिंदा होना, कुछ समझ में न आना या अनदेखा करना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, कुछ समझ में न आना। काफी आसान सा प्रश्न था ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? ये पहले भी लेखपाल परीक्षा में आ चुका है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? तो ऑप्शन है आपके पास प्राकृत, संस्कृत, ब्रजभाषा या खड़ी बोली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रजभाषा। और साथ ही साथ ये भी बता दें, सूरदास और नंददास जो थे ये भक्तिकालीन हैं, भक्तिकालीन कवि हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इस कहावत का या मुहावरे का अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, ईश्वर भक्ति को छोड़ व्यापार में लग जाना। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आप कमेंट के माध्यम से इसको जरूर बताइए। काफी आसान सा प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन ए, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना है, यानी कि गए थे किसी और कार्य के लिए और करने लगे कोई और कार्य। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं? इसके बारे में बताना है आपको। ऑप्शन है आपके पास वृक्षों के नाम, नक्षत्रों के नाम, देशों के नाम या पर्वतों के नाम। इनमें से बताना है कि इनमें से, इन चारों में से कौन स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नक्षत्रों के जो नाम होते हैं वो सभी स्त्रीलिंग शब्द ही होते हैं, बाकी वृक्षों, देशों और पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। चरण कमल बंदो हरिराई। पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपके पास कमल के फूल पर पैर, कमल के फूल जैसे पैर, पैर और कमल का फूल, पैरों पर कमल के फूल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कमल के फूल
जैसे पैर। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? इसमें वाक्य त्रुटि बताना है कि कौन सा वाक्य सही है। ऑप्शन है आपके पास, मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिए। दूसरा है, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 11। जन्मेजय का नाग यज्ञ की रचना किसने की थी? ऑप्शन है सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, गोविंद वल्लभ पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। इनकी रचनाएं काफ़ी पूछी जाती हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? इसके बारे में बताना है। ऑप्शन है त, थ, द और ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ट, क्योंकि जो ट वर्ग के सभी वर्ण जो होते हैं वो मूर्धन्य होते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ये सब मूर्धन्य व्यंजन ही होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा महाप्राण व्यंजन है? ऑप्शन है आपके पास क, ख, ग और च। तो महाप्राण व्यंजन के बता दें कि हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है ये महाप्राण होते हैं, और अल्प प्राण 1, 3 और 5 होते हैं। तो इसमें से देखना है कि दूसरा या चौथा वर्ण कोई है क्या। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन बी जो है ख, ये जो है क वर्ग का दूसरा व्यंजन है, इसलिए यह महाप्राण व्यंजन हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक संज्ञा का किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी एक समूह का अभिवादन हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन क्या है? सभा, कोयला, दया या प्रयाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभा मतलब एक समूह। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 15। रचना शैली को देखती है। इस वाक्य में कारक बताना है कि कारक इसमें कौन सा है। रचना शैली को देखती है। ऑप्शन है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या संप्रदान कारक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्म कारक। ठीक है, यानी कि कर्म को, ये जो को है ये कर्म कारक को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये संधि का प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आ प्लस ई बराबर ए, ये दिया हुआ है। इसमें बताना है कि कौन सी संधि है, ये कौन सी संधि में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि, अयादि संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुण संधि में। ये गुण संधि की परिभाषा है कि अगर अ या आ के बाद कोई भी अन्य स्वर आता है ई या ई में से, तो ई या ई में से आता है तो वो ए हो जाता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 17। तत्र धन एव बराबर तत्रैव, इसमें कौन सी संधि है ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वृद्धि संधि। ठीक है, आप देख रहे होंगे इसमें अ प्लस ए, ठीक है, बराबर ए, ये वृद्धि संधि का होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। ठीक है, जिस शब्द का प्रथम वर्ड जो होता है अगर वो अव्यय होता है तो उसमें अव्ययी समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। जलज में कौन सा समास है? जलज में समास बताना है कि जलज में कौन सा समास है। ऑप्शन है आपके पास द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास। जल में उत्पन्न होने वाले को, जल में जन्म लेने वाले को जलज कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कमल। जब कोई अलग अर्थ किसी शब्द का आता है उसमें बहुव्रीहि समास हो जाता है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 20। देखहु तात बसंत सुहावा प्रियाहीन मोहि उर उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें रस बताना है कि कौन सा रस है इसमें। तो ऑप्शन है आपके पास करुण रस, रौद्र रस, वीर रस या श्रृंगार रस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये श्रृंगार रस, ठीक है। और श्रृंगार रस में याद किया जाए तो ये वियोग श्रृंगार रस होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। किस अलंकार में उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है? ऑप्शन है आपके पास उत्प्रेक्षा अलंकार, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति या रूपक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रूपक अलंकार जो होता है इसमें उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार के प्रवाह की अनुभूति होती है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास गति, यति, तुक या मात्रा। तो उस प्रवाह को कहते हैं, प्रवाह को गति कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। जिस छंद के विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएं, सम चरणों में 11 और विषम चरणों में 13, उसको कौन सा छंद कहते हैं? सोरठा, चौपाई, दोहा या रोला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोहा में वो जो होता है 13 11 13 11 ऐसा होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। शैतान का कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका मुहावरे में का अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके पास नालायक होना, बेसमझ होना, नास्तिक होना या चालाक होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चालाक होना, ठीक है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 25 और आज का अंतिम प्रश्न, और इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कमेंट के माध्यम से। और एक बार और रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी इसको जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 25। अतड़ियों का बल खोलना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। आराम करना, भूख मिटाना, प्यास दूर करना या अपना भेद प्रकट करना, ठीक है। तो उसको कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और जो भी आंसर आपको समझ में आ रहा है प्लीज़ कमेंट करें, लेकिन कमेंट जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।